नमस्कार नमस्कार और भाई महानमस्कार। आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपका अपना भरोसेमंद, दमदार और हां थोड़ा सा मजेदार भी ये है राविश कुमार रिपोर्टिंग। देखिए, खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग की बात कुछ और है। यहां मिलेगी सच्ची बात, सीधी बात और कुछ ऐसी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, साथ ही थोड़ा बहुत हंसा भी देंगी, क्योंकि राविश कुमार रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग होती है, सेटिंग नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी और जरूरी खबर की तह तक हम आपके लिए पहुंचे, तो अभी इसी वक्त चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हां, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 58,20,898 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इनमें 24,16,852 वोटर मृत, 19,88,078 वोटर राज्य छोड़ चुके, जबकि 12,20,038 वोटर लापता बताए गए हैं। इसके अलावा 1,38,328 नाम डुप्लीकेट और करीब 57,000 अन्य श्रेणी में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बूथ मित्रा इंस्टीट्यूशन से 127 वोटरों के नाम कटने की संभावना है, जबकि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बूथ से सिर्फ 11 नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि अगर किसी का नाम गलती से हटाया गया हो तो वे तय समय में ऑनलाइन या ऑफलाइन आपत्ति दर्ज कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन दौरे को भारत के लिए अहम उपलब्धियों वाला बताते हुए कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों की साझेदारी को नई मजबूती मिली है। 37 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, जल प्रबंधन, पर्यटन, डिजिटल इनोवेशन और सांस्कृतिक सहयोग पर महत्वपूर्ण सहमति बनी। पीएम मोदी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग क्लीन ग्रोथ और जलवायु जिम्मेदारी की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जबकि जल संसाधन प्रबंधन में साझेदारी से दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पेट्रा एलोरा ट्विनिंग समझौते से विरासत, संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 2025-29 के सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम से लोगों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के साथ बैठक में आतंकवाद की कड़ी निंदा हुई और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता पर साझा सहमति बनी। भारतीय नौसेना की अंडरवाटर ताकत को बड़ा बढ़ावा मिला है। 16 दिसंबर 2025 को कोची नेवल बेस पर देश का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSA A20 औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल हो गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बना यह पोत गहरे समुद्र में मरम्मत, बचाव और विशेष सैन्य अभियानों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। DSA A20 में एडवांस डाइविंग सिस्टम, सैचुरेशन डाइविंग और हाइपरबेरिक ट्रीटमेंट की सुविधा मौजूद है, जिससे नौसैनिक गोताखोर कठिन परिस्थितियों में भी मिशन अंजाम दे सकेंगे। ये जहाज बिना विदेशी निर्भरता के तटीय और संवेदनशील समुद्री इलाकों में ऑपरेशन को मजबूत करेगा। 5 स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट्स की श्रृंखला में पहला DSA A20 भारतीय नौसेना की तकनीकी क्षमता और समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है। मोदी सरकार मनरेगा की जगह एक नई ग्रामीण रोजगार योजना लाने की तैयारी में है, जिसके लिए लोकसभा में नया विधेयक पेश किया जाएगा। इस योजना का नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन रखा गया है। सरकार के मुताबिक नई स्कीम में रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए जाएंगे, लेकिन खेती के पीक सीजन में करीब 50 दिनों तक सार्वजनिक काम रोका जा सकेगा, ताकि किसानों को मजदूरों की कमी न हो। सबसे बड़ा बदलाव फंडिंग पैटर्न में है, जहां अब खर्च केंद्र और राज्य 50-40 के अनुपात में साझा करेंगे, जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह 90-10 होगा। डिजिटल हाजिरी आधार आधारित सत्यापन और समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य किया जाएगा। सरकार इसे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बता रही है, जबकि विपक्ष महात्मा गांधी का नाम हटाने पर सवाल उठा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के सशक्तिकरण की वजह से लंबे समय से सत्ता में बने रहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कई मौकों पर महिलाओं को लेकर उनका व्यवहार और बयान विवादों का कारण भी बने हैं। हाल ही में पटना में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान
एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। इससे पहले चुनाव प्रचार में महिला प्रत्याशी को माला पहनाना, मंच पर महिला सम्मानित का हाथ पकड़ना और कंधे पर हाथ रखना भी विवादों में रहा। 2023 में विधानसभा में महिलाओं की निजी जिंदगी पर की गई टिप्पणी और सार्वजनिक मंचों से दिए गए बयान भी आलोचना के घेरे में आए। हालांकि साइकिल योजना, जीविका समूह, शराबबंदी और महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसी नीतियों ने उन्हें महिला मतदाताओं का मजबूत समर्थन दिलाया, लेकिन बार बार उभरते विवाद उनकी छवि पर सवाल भी खड़े करते रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल चार्जशीट पर फिलहाल संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह फैसला आरोपों के गुण दोष पर नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया की वैधता के आधार पर है। अदालत के अनुसार जिस एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच आगे बढ़ाई वह उस समय विधिवत दर्ज नहीं थी। हालांकि कोर्ट ने ईडी को जांच जारी रखने की छूट दी है। साथ ही यह फैसला आरोपों के गुण दोष पर नहीं गए, जिसमें बची भी स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर की कॉपी आरोपियों को नहीं दी जाएगी, लेकिन उससे जुड़ी जानकारी साझा की जा सकती है। कांग्रेस ने इसे सच की जीत बताया है, जबकि ईडी इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विश्वविद्यालयों के प्रशासन को लेकर चल रही खींचतान के बीच ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा से पारित 3 संशोधन बिलों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इन बिलों के जरिए राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने का प्रस्ताव था। साल 2022 में पास किए गए इन कानूनों को बाद में राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेजा था। अब मंजूरी नहीं मिलने के बाद मौजूदा व्यवस्था बरकरार रहेगी और राज्यपाल ही 31 सरकारी विश्वविद्यालयों, जिनमें कलकत्ता और यादवपुर यूनिवर्सिटी शामिल है, के चांसलर बने रहेंगे। राज्य सरकार का तर्क था कि इससे प्रशासनिक फैसले तेज होंगे, जबकि केंद्र की जांच के बाद राष्ट्रपति ने मौजूदा कानून को ही प्रभावी बनाए रखने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। यूएन में भारत के प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से है और पाकिस्तान का इस मुद्दे को उठाना उसकी दुर्भावनापूर्ण मानसिकता दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने 65 साल पहले सद्भावना के तहत सिंधु जल संधि की थी, लेकिन पाकिस्तान ने युद्ध और सीमा पार आतंकवाद से इसकी भावना का उल्लंघन किया। भारत ने स्पष्ट किया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को विश्वसनीय रूप से खत्म नहीं करता, तब तक संधि निलंबित रहेगी। साथ ही पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और सैन्य दखल पर भी सवाल उठाए गए। तेलंगाना की राजनीति में बड़ा उलटफेर संभव है। बीआरएस से निलंबित और पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने और 2028 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष कविता ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य सामाजिक तेलंगाना की स्थापना होगा। युवाओं और महिलाओं को आगे लाने पर फोकस रहेगा। पार्टी का नाम जनता के सुझाव से तय होगा। विश्लेषकों का मानना है कि इससे बीआरएस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। राज्यसभा में चुनावी सुधारों पर चर्चा के दौरान सांसदों ने चुनावी खर्च पर लगाम को सबसे बड़ा सुधार बताया। बीजद सांसद देबाशीष सामंतराय ने कहा कि तय सीमा के बावजूद चुनावों में करोड़ों खर्च होते हैं, जिससे आम आदमी चुनाव नहीं लड़ पाता। आम आदमी पार्टी के प्रशासक संदीप पाठक और भाकपा के पीपी सुनीर ने भी भारी खर्च का मुद्दा उठाया। वहीं बीजद के सस्मित पात्रा ने हर बूथ पर वीवीपैट ईवीएम मिलान की मांग की। विकसित भारत शिक्षा बिल 2025 को केंद्र सरकार ने देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में अहम कदम बताया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लोकसभा में पेश इस विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वायत्त, जवाबदेह और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है।
बिल के तहत उच्च शिक्षा के लिए एक शीर्ष कानूनी आयोग बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत रेगुलेटरी मान्यता और शैक्षणिक मानक तय करने वाली 3 अलग अलग परिषदें काम करेंगी। यह व्यवस्था IIT-NI केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन शिक्षा संस्थानों पर लागू होगी। हालांकि मेडिकल और कानून शिक्षा इससे बाहर रहेंगी। बिल में केंद्र सरकार को नीतिगत निर्देश प्रमुख नियुक्तियों और विदेशी विश्वविद्यालयों को मंजूरी देने का अधिकार भी दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा में गुणवत्ता, पारदर्शिता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक कार्यक्रम के दौरान महिला आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब को हटाने की कोशिश को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। AIMIM ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उन्हें तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी ने सवाल उठाया कि जब राज्य का मुख्यमंत्री ही इस तरह का व्यवहार करेगा तो मुस्लिम महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। AIMIM ने आरोप लगाया कि महिलाओं के खातों में पैसे डालकर आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता और वह हिजाब व महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है। इस घटना पर कांग्रेस और आरजेडी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उनके व्यवहार और मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों फिल्मी किरदार रहमान डकैत चर्चा का केंद्र बन गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बीएमसी में कथित लूटपाट का जिक्र करते हुए पूछा कि मुंबई की तिजोरी पर डाका डालने वाला रहमान डकैत कौन है। शिंदे ने बिना नाम लिए शिवसेना उद्धव गुट पर निशाना साधा, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। उनका बयान ऐसे समय आया है जब बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर आगामी नगर निगम चुनाव लड़ रहे हैं। उद्धव गुट ने पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक ड्रामा बताया और आरोप लगाया कि असली डकैती पार्टियों को तोड़ने की हुई है। 15 जनवरी को 29 नगर निगमों में होने वाले मतदान से पहले यह बयान चुनावी बहस को और तेज करता दिख रहा है। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन करने के ऐलान पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं बल्कि काम के अधिकार की गारंटी को कमजोर करने की साजिश है। पार्टी ने कहा कि नई योजना में केंद्र राज्य फंडिंग 60-40 होने से राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और मजदूरों को डिमांड के आधार पर काम मिलने का अधिकार खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के मुताबिक अब काम केंद्र द्वारा तय बजट और शर्तों पर मिलेगा, फंड खत्म तो अधिकार खत्म की स्थिति बनेगी। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम सभाओं और पंचायतों की भूमिका घटेगी और डिजिटल कंट्रोल बढ़ेगा। कांग्रेस ने इसे गरीब, मजदूर और राज्य तीनों के खिलाफ बताया है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान करीब 4 करोड़ वोटरों के नाम कटने से सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि इनमें 85 से 90% मतदाता बीजेपी समर्थक थे। सरकार के मुताबिक यह प्रक्रिया मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों को हटाने के लिए की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि शहरी इलाकों में रहने वाले कई लोग समय पर फॉर्म नहीं भर पाए, जिससे नाम कटे। वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि इससे बीजेपी को 2007 चुनाव में भारी नुकसान होगा। SIR को लेकर अब यूपी की राजनीति में टकराव और तेज हो गया है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों की घोषणा के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच शरद पवार की एनसीपी को पहला बड़ा झटका लगा है। धुले की पूर्व महापौर कल्पना महाले ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पालक मंत्री जय कुमार रावल की मौजूदगी में यह एंट्री हुई। कल्पना महाले के साथ पूर्व शिवसेना पार्षद गुलाब माली और कैलाश मराठे भी भाजपा में शामिल हुए हैं। इससे धुले में बीजेपी की स्थिति और मजबूत मानी जा रही है। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले बीजेपी में लगातार नेताओं की एंट्री से विपक्ष दबाव में है। चुनाव आयोग के मुताबिक 15 जनवरी 2025 को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना होगी। अब गठबंधन बनाम फ्रेंडली फाइट पर सबकी नजर है।
मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी किए जाने पर जारी विवाद को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। थरूर ने एक तरफ कांग्रेस को संयम की नसीहत दी तो दूसरी तरफ सरकार को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज और राम राज्य कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे, दोनों ही महात्मा गांधी की सोच का हिस्सा थे। गांधी जी की आखिरी सांस में राम था और ग्रामीण गरीबों को लेकर उनका विजन बिल्कुल साफ था। ऐसे में योजना से उनका नाम हटाना उनकी विरासत का अपमान है। थरूर ने कहा कि सरकार को शर्तें बदलने का अधिकार है, लेकिन 20 साल से पहचानी जा रही योजना का नाम बदलना जरूरी नहीं। उधर कांग्रेस ने नाम बदलने को गांधी विरोधी कदम बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दिल्ली में भीषण वायु प्रदूषण के चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले आदेश तक नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। दिल्ली शिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक बच्चों की सेहत को देखते हुए फिजिकल क्लासेस पर रोक लगाई गई है, जबकि पढ़ाई का नुकसान न हो इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। 6वीं और उससे ऊपर की कक्षाएं पहले से जारी निर्देशों के अनुसार चलेंगी। राजधानी में AQI 450 के आसपास पहुंच चुका है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। हालात को देखते हुए GRAP स्टेज 4 लागू है। निर्माण गतिविधियों पर रोक और हाइब्रिड वर्क की सलाह दी गई है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए CAQM की एक्सपर्ट कमेटी ने भी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। हांसी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में चुनावी धांधली आम बात थी। सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के दौर में बूथ कैप्चरिंग, लाठी डंडों के दम पर मतदान और शराब पैसों से वोट खरीदने की घटनाएं होती थी। उन्होंने कहा कि देश ने आपातकाल भी देखा है जब कांग्रेस ने संवैधानिक अधिकारों का गला घोंटा। मुख्यमंत्री ने रोहतक, भिवानी और फरीदाबाद में बूथ कैप्चरिंग के मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मतदाता सूची में गड़बड़ी और नकली पहचान पत्र से वोट डलवाने के केस आज भी दर्ज है। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही उसकी सच्चाई उजागर करता है। भारत अफगानिस्तान संबंधों में धीरे धीरे गैर राजनीतिक सहयोग का जोर बढ़ता जा रहा है। बीते 3 महीनों में तीसरे अफगानी मंत्री का भारत दौरा इसी सक्रियता का संकेत है। दिल्ली में अब अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली है, जिनका फोकस स्वास्थ्य, मानवीय सहायता और चिकित्सा सहयोग पर है। इससे पहले अक्टूबर में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और नवंबर में वाणिज्य मंत्री हाजी नूरुद्दीन अजीजी भारत आए थे, जहां उन्होंने विकास, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे मामलों पर चर्चा की थी। भारत 80 देश की 12 संवादकी में स्पष्ट किया है कि उसकी नीति राजनैतिक मान्यता से अलग होकर अफगान जनता केंद्रित है, जिसमें खाद्यान्न, चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। लगातार 3 महीनों में 3 मंत्रियों के दौरे यह दर्शाते हैं कि दोनों देश संवेदनशील समय में भी व्यवहारिक संवाद को महत्व दे रहे हैं।